तो मुझे इसमें कोई अब मजीद अभाम नहीं नजर आ रहा। थैंक यू। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील होती है तो इलेक्शन की तारीख भी गवर्नर ने देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं फिर इस फैसले को? देखिए, ये यकीनन बड़ा अहम फैसला है। एक सियासी मामला था जिस पर बड़ी वाज़ेह तक़सीम जो है वो नजर आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 3-2 की अक्सरियत से दिया। अभी तक इसकी कुछ डिटेल जो है वो सामने है, लेकिन अभी मैं अली जफर साहब की और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि सदर जो हैं, फैसले में ये कहा गया है कि सदर जो हैं वो पंजाब के इलेक्शन की तारीख देंगे और साथ ही साथ गवर्नर से ये कहा गया है कि वो जो अपने सूबे के अंदर इलेक्शन है गवर्नर केपी से, वो वहां पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। देखिए, ये मामला जो है वो अदालत ने इस फैसले के अंदर, अभी हमारे पास डिटेल्स अभी नहीं आई, लेकिन इस जिम्मेदारी का बड़े वाज़ेह तौर पर जो है वो तयन करना था कि इंतखाबात की तारीख देना किसका काम है। क्या वो इलेक्शन कमीशन का काम है या वो सूबों के गवर्नर का काम है। लेकिन ये जो पंजाब में, अगर तो ये बात दुरुस्त है, मेरे सामने अभी फैसला नहीं है कि पंजाब में अगर सदर जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो यकीनन इस फैसले को भी देखना होगा कि इस फैसले पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या आता है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जो है वो थोड़ा सा जरा जो मामले को मजीद पेचीदा कर देगा। और पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि सदूर जो है वो मुख्तलिफ जमातों के होते हैं और जो है हुकूमत जो है वो किसी और जमात की होती है। ये हमने पाकिस्तान में कई मरतबा देखा है। तो अदालत अगर वाकई ये कह रही है कि सदर पाकिस्तान जो है वो भी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो फिर ये मामला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर इसमें गवर्नर का किरदार जो है वो किस तरह से होगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि इस मामले में अभी हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले जो है वो मामलात से तो ये लग रहा था कि हुकूमत जो है वो इन इंतखाबात को करवाने के लिए जो है तैयार नजर नहीं आती। उसमें फंड्स का भी मामला है, उसके अंदर सिक्योरिटी का भी मामला है, उसके अंदर दीगर मामलात भी हैं। तो हुकूमत इस फैसले के ऊपर क्या अपील करती है, किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल देती है, क्या हुकूमत रहमान साहब, ऑप्शन क्या बचते हैं इस फैसले के बाद हुकूमत के पास? देखिए, हुकूमत के पास एक कानूनी रास्ता तो है और वो कानूनी रास्ता ज़ाहिर बात है वो अदालत का ही रास्ता है कि फैसले के खिलाफ जो है वो अपील कर दी जाए या जो है वो वजूहात ऐसी हो जाए कि इंतखाबात ना करवा सके। क्योंकि देखिए, बात तौर पर ये फैसला तो है, आपको याद है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया था, लेकिन वो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका था। लेकिन ये सूरत हाल उससे कदरे मुख्तलिफ है। अभी इंतखाबात के लिए जो है वो हुकूमत के पास, इलेक्शन कमीशन के पास वक्त जरूर है। लेकिन इस फैसले से पहले ही मैंने आपसे चैनल पर जो है वो पहले भी बात करते हुए यही कहा था कि ऐसा इम्कान कम ही नजर आता है कि अदालत ये कहे कि इंतखाबात 90 रोज के बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो अदालत की तरफ से आता या ये कोई गुंजाइश अदालत की तरफ से दी जाती कि इंतखाबात 90 रोज से बाहर भी हो सकते हैं, तो फिर ये बिल्कुल ही एक मामला जो है वो बदल जाता। तो मेरा ख्याल है जो आज का जो फैसला था, अदालती फैसला था, ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था। बहुत लोगों का, तज्जियाकारों का यही ख्याल था कि अदालत जो है वो फैसला यही देगी कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने चाहिए। लेकिन असल मामला देखिए, इसमें मैं पहले भी कह रहा हूँ कि असल मामला उस जिम्मेदारी का तयन है कि तारीख का जो इंतखाब है वो किसने करना है और वो किसकी अथॉरिटी है, किसके पास कानूनी और आईनी तौर पर ये इस्तेहकाक होगा कि जब असम्बली टूटेगी तो वो तारीख का ऐलान कर देगा। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बात की और मैं अभी उन्हीं की बात पर जो है वो अपनी जो है वो इसका राय का जो है वो नाकिस राय का इन्हिसार कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि केपी में ये काम जो है वो गवर्नर करेगा और जो दूसरी जगह है जहां पर पंजाब के अंदर जो है
वो सदर करेगा। अब ये तफसीली फैसला आएगा तो मालूम होगा कि अदालत ने किन वजूहात की बिना पर जो है वो ये ऑर्डर दिया है कि पंजाब के अंदर सदर ममलिकत भी तारीख का ऐलान कर सकते हैं और केपी के अंदर एक और तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले के हवाले से उम्मीद की जानी चाहिए। अब ये तफसीली फैसला आएगा कि कानूनी पेचीदगियां खत्म हो, ना कि कानूनी पेचीदगियां और आईनी पेचीदगियां और ज्यादा बढ़ जाए रहमान साहब साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मजीद इस फैसले पर उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आमिर साहब, फैसला तो सुना दिया गया, इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा, और दूसरा ये सियासी कशमकश और आईनी कशमकश इस फैसले के बाद किस हद तक खत्म हो जाएगी? देखें, ये तो बुरहान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद खत्म तो नहीं हुआ। ये एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई शक नहीं है, और ये 3-2 से आया है। अब अगर हम इसको समझें कि पहले 9 रुकनी बेंच बैठा था, 9 रुकनी बेंच में 2 जजेस जस्टिस मुजाहिर नकवी और एजाजुल हसन, इन्होंने कोई राय नहीं दी थी, बल्कि इनकी राय जो इस बेंच की तश्कील से पहले थी उस पर मुख्तलिफ साथी जजेस ने एतराज़ात उठाए थे कि आर्टिकल 10A के तहत अपना जहन वाजे कर चुके हैं कि ये क्या फैसला कर रहे हैं, और ये दोनों जजेस फिर बगैर कुछ बोले बेंच से अलग हो गए। अच्छा, जिन 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था उनमें से एक ने चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ा था अपने आप को, या अफरीदी ने, उनको अलग कर दिया गया। अतर मिनल्ला ने शुरू दिन से यही बात कही थी, जो अब इन दोनों जजेस ने कह दी, जो बेंच में इख्तलाफ किया है कि ये 184(3) का केस नहीं बनता। तो गोया 4 लोगों ने अपनी राय दी। अगर हम पानामा जजमेंट को सामने रख के इस पे बात करें तो आज 2 जजेस ने पहले राय नहीं दी थी, 2 जजेस राय इसके जो आज अकलियती फैसला है, यानी 4 जजों ने कहा कि मुस्तरद कर दें, और 3 जजेस ने कहा इसको एक्सेप्ट कर लें 90 दिन में। अगर इसको माजी की प्रेसिडेंट देखें कि जब वो इख्तलाफ करके लोग जजेस हट गए थे और वो JIT बनी थी, लेकिन फैसला सुनाते वक्त सारे जजेस दोबारा वापस आ गए थे, लेकिन आज तो वो जज नहीं आए 9 के 9। यानी वो अगर आज होते तो ये 4 फैसला होता, क्योंकि 2 की तो राय ही नहीं थी। अब ये बहरहाल टेक्निकल नुक्ता है कि इस पे गवर्नमेंट PDM कब कैसे आएगी अमल दरामद के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि अपना किरदार नहीं अदा कर सका। वो ये भी अब हम देखेंगे तफसीली फैसले में कि वो कौन सा किरदार था, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी वो छड़ी है जिससे वो गवर्नर पंजाब और KP से तारीख ले लेता। उनका काम है अरेंजमेंट करना, उसके लिए मीटिंग्स करना, तारीख ना देने पे खत लिखना। जब वो खत लिखते हैं, कोर्ट ऑर्डर करती है, लाहौर हाई कोर्ट, ये गवर्नर के पास पहुंचते हैं पंजाब के, और वो कहते हैं कि मैं पूछूंगा हाई कोर्ट से कि उसने किस कानून और आइन के तहत मुझे डायरेक्ट किया है कि मैं इस मुशावरत में शामिल हो जाऊं, मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा, आप तशरीफ ले जाएं। और उन्होंने भी इंट्रा कोर्ट अपील अपनी वहां पे अलग से कर दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। लफ्ज टेक्निकली इंट्रा कोर्ट हो या नई अपील हो, वो कर दी गई है, और एक मुतफरिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त पहले सिंगल रुकनी बेंच के ऊपर कर दी है। अब गवर्नर KP जिन्होंने असेंबली तोड़ी, अगर गवर्नर पंजाब का मान लिया जो कि जी उसने तोड़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपील कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन और सदर जाके आपस में मुशावरत करके तारीख दे लें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन उनके पास मौजूद है कि वो सदर मुमलिकत के साथ कर लें, लेकिन 90 दिन कैसे पूरे होंगे, क्योंकि 52 दिन कम से कम अगर आज इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाए तो चाहिए होते हैं, जो पूरी इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम तर लवाजमात चाहिए हैं, वो 52 दिन में पूरे होते हैं। तो वो डेट तो ऑलरेडी गुजर चुकी है कि अब 9 अप्रैल, जिसके ऊपर उन्होंने कह भी दिया है कि वो भी रद्दोबदल मुनासिब उसमें कर लिया जाए, क्योंकि ये बात कोर्ट को भी पता है कि अब ये बात 9 अप्रैल वाली सदर की दोनों चीजें खत्म होगी। गवर्नर KP की तारीख के ऊपर जो उन्होंने खुद तारीख दी नहीं दी थी गवर्नर KP ने, वो पीछे हट चुके सदर मुमलिकत के, उन्होंने गलत काम किया था। अब गवर्नर को कौन मनवाएगा? गवर्नर, जैसे सदर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता जब वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, या जाती तौर पे भी गवर्नर और सदर, इन दोनों को वो इस्तिस्ना हासिल है कि इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं हो सकता इस वक्त तक, जब तक वो मौजूदा पोजीशन पे बरकरार हैं। वो अगर चाहेंगे तो इस फैसले के साथ गवर्नर KP फिर भी मजीद इसमें लेतोलाल भी कर सकते हैं, तारीख देने में भी, और उसके अंदर फिर वो बात आती है कि कुव्वत नाफजा किसके पास है। इसमें जो पैसे 50-60 अरब रुपए इन्वॉल्व हैं, वफाकी हुकूमत ने देने हैं, वो कहां से देगी, जो कह चुकी है कि हमारे पास बजट में एलोकेशन इस काम के लिए नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मैं पहले कह रहा था, क्योंकि नव सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस कोई से भी बैठे हों,
उन्होंने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए, 7 महीने तक वो बल्दियाती इदारों के मुंतखब चेयरमैन नुमाइंदे जाते रहे और बुज़दार हुकूमत ने उन्हें घुसने नहीं दिया और तौहीन अदालत इन्होंने नहीं चलाई सुप्रीम कोर्ट। कि जी क्या करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 24 घंटे में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, नहीं कराए, क्या हुआ। अब असल बात आएगी अमल दरामद की, क्योंकि जब हो सकता है, एन मुमकिन है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अपने अफसर, जुडिशल ऑफिसर, जो पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया था, दे दें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो GHQ से मांगे गए थे सिपाही और उन्होंने माजूरी जाहिर की थी, अब उसका दोबारा से एक सिलसिला शुरू होगा कि इलेक्शन कमीशन फिर खत ही लिख सकता है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन अपने फराइज पूरे करने के लिए खत लिखता है। GHQ को भी लिखता है, वो CS पंजाब को भी लिखता है, वो IG को भी लिखता है, वो KP में भी करता है यही काम कि चीफ सेक्रेटरी आइए आ जाए। वो कहते हैं हमारे पास 78,000 सिपाही लॉ एंड फोर्सेस के इदारे KP में कम है, 2.5 लाख से ज्यादा पंजाब में कम है। तो फिर आप किसके पास जाएंगे? GHQ के पास। GHQ ने कहा जी हमारे पास नहीं है। तो आज का जो फैसला आया है उसको फिर दोबारा से वही एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि तारीख दे दें, पैसे ना हो, बैलेट पेपर ना छपे, आपके बैलेट बॉक्स ना हो, मशीनरी मूवमेंट करने के लिए आपके पास पैसे ना हो, टेंडरिंग के लिए आपके पास ना हो, तो इलेक्शन कमीशन तो टेंडर अखबार में दे देगा, उसके पैसे वो दे देगा। लेकिन जब अदायगियों का वक्त होगा तो लोग देखेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन को पैसे मिले हैं या नहीं मिले और वफाकी हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। इसके ऊपर वो नजरसानी की अपील करते हैं। इसके अंदर सारे टेक्निकल पॉइंट उठाए जाएंगे। आइन की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन में होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है और ये सब लोग कहते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी अभी इस फैसले पर आना बाकी है। अकील अफजल सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, मजीद उनसे भी जान लेते हैं। अकील, क्या मनाजिर हैं अदालत के बाहर और तफसीलन फैसले में क्या कहा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आए थे वहाँ पर उन्होंने तो खुशी का इजहार किया, कौम को मुबारकबाद दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और आपस में गले भी मिले और ये ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो सदर मुमलिकत ने 20 फरवरी को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल की तारीख दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने KP और पंजाब दोनों की सूरत हाल को अलहदा डिटेल में डिस्कस किया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर के हवाले से कहा है कि पेशावर के अंदर इंतखाबात का ऐलान करना, क्योंकि वहाँ पर असम्बली जब तोड़ी गई तो वो गवर्नर ने उस तहलील को मंजूर किया और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उनकी जानिब से तारीख देना लाजमी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर KP की हद तक गवर्नर को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान करें। लेकिन पंजाब के मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पंजाब के मामले में क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उस एडवाइस पर अमल नहीं किया गया, गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, तो इसलिए जो गवर्नर की जानिब से कहा गया था कि वो ऐसी सूरत हाल में जब दस्तखत ना करें तो वो इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकते। उस मौक़िफ़ को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहते हुए ये तस्लीम किया है और सदर मुमलिकत से कहा है कि वो फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती फैसले के साथ ये कहा है कि 3 रुकनी बेंच का जो अक्सरियती जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयारी रखे और अगर सदर मुमलिकत, क्योंकि कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 52 दिन का जो बैरियर है उस पर अमल करना लाजमी है इंतखाबात की तैयारी के लिए, तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारी जो है वो जारी रखे और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अगर सदर मुमलिकत मुशावरत के लिए बुलाते हैं तो मुकम्मल मुआवनत करे। सदर मुमलिकत ही पंजाब की हद तक इलेक्शन की तारीख देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें तय कर दी हैं कि अगर इंतखाबात के अंदर अगर एडवाइस के ऊपर असम्बली टूटती है तो गवर्नर जो होंगे मुतल्लिका सूबे के जो भी होंगे आइंदा के लिए वो इंतखाबात की तारीख फौरी तौर पर अनाउंस करेंगे। और इसके साथ ये भी कह दिया कि अगर उनकी जानिब से ऐलान नहीं किया जाता तो सदर मुमलिकत ने जो अपना इख्तियार पंजाब और KP के दोनों सूरत हाल में इस्तेमाल किया था वो उनका हुक्म पंजाब की हद तक जरूर दुरुस्त था, लेकिन KP की हद तक गवर्नर को इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए था। इसलिए गवर्नर दोबारा से 20 अप्रैल को जो उन्होंने 9 अप्रैल के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया था इलेक्शंस का, उसका फैसला जो किया था वो दुरुस्त है। वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 9 अप्रैल के ऊपर क्योंकि अमली तौर के ऊपर एक अमल करना मुमकिन नहीं है, इसलिए सदर मुमलिकत जो है वो दोबारा से किसी तारीख का ऐलान
बयान करें। इस केस के अंदर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये पॉइंट्स देते हुए कहा है कि मामला क्योंकि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा था, वहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बायस अदालतों में कार्रवाई रुक गई। ये भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का मामले पर एक फैसला भी आ चुका है, इसलिए दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर हाई कोर्ट को यह हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर, आज से 3 दिनों के अंदर अंदर लगातार समाअत कर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शंस की तारीख के हवाले से फैसला दे दें। इस फैसले के बाद एक कंट्रोवर्सी और भी आई है, जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ आईनी माहिरीन और आईनी और कानूनी माहिरीन है। एक बहस ये भी छिड़ गई है कि पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिनमें से 2 जजेस ने कोई राय नहीं दी। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी बगैर किसी राय के वो बेंच से अलहदा हो गए, क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ात आयद किए गए थे। लेकिन 2 जजेस ने, जस्टिस असर मनीला और जस्टिस याया अफरीदी ने, मामला हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बायस खुद नोटिस लेने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और जिसके बाद फाइल दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। ठीक है, वकील साथ ही रहिएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया। जी देखिए, क्योंकि अभी तक वो तफसीली फैसला जो भी आया या शॉर्ट ऑर्डर है, उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं है, टीवी से सुना है। मेरी ज़ाती राय में, मैं अब बतौर वकील जो मेरा थोड़ा इल्म है, मेरी ज़ाती राय में बादियो नज़र में ये दरख्वास्तें 4-3 से खारिज हुई हैं, क्योंकि 23 तारीख को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो उस वक्त बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिख के दरख्वास्तें खारिज की, और 2 जज साहब ने आज दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर रिक्यूज़ नहीं था किया, तो जुडिशल प्रेसिडेंट्स को अगर देखें, प्रैक्टिस को देखें, वो ऑर्डर्स वैलिड हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से 4-3 का फैसला मुझे तो समझ आ रहा है, 4-3। आज़म साहब, लेकिन अदालत ने 3/2 के जो मौजूदा बेंच था, लार्जर बेंच था, 3/2 के तनासुब से ये फैसला दिया है, और हुकूमत के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं? जिस तरह तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए पंजाब और KP दोनों इलाकों में। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, लेकिन जब ये फैसला आएगा तो इसे एग्जामिन इस एंगल से भी करना चाहिए हुकूमत को कि आया ये आज वाला फैसला जो 3-2 का है, ये 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने जुडिशल साइड पे दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज किया था, वो फैसला जो है कॉन्टिन्यूटी में जो 2 जज साहिबान ने आज भी नॉन मेंटेनेबल करार दे दिया है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, उसकी रोशनी में बतौर कानून के तालमेल के मेरी ये बादियो नज़र में राय है कि जैसे ये मामला 4-3 से दरख्वास्तें खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट में ये मामला डिसाइड होना चाहिए। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ इस पे जाहिर है, जब तक जजमेंट नहीं आती, अटॉर्नी जनरल साहब की राय नहीं आती, ये डिस्कस नहीं होता काबीना में, हुकूमती मौक़िफ़ मैं नहीं दे सकता। अच्छा आज़म साहब, इस फैसले पर नजर सानी की अपील दायर की जाएगी आपकी जानिब से? मेरा नहीं ख्याल इसमें ज़रूरत है जी। इस केस में ज़रूरत नहीं समझते आपके नजर सानी की अपील भी दायर की जाए? मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती राय। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे आज़म साहब, ये जो गवर्नर को हुक्म दिया गया है, KP गवर्नर को, कि वो सदर से मुशावरत करने के बाद वो इलेक्शन की तारीख दें, तो उस पर क्या कहते हैं? वो किस तरह से ये तरीक़ाकार पूरा होगा? सदर से नहीं, उन्हें कहा गया है कि वो गवर्नर से ECP से मुशावरत के बाद तारीख का फैसला करेंगे, और वो मेरे ख्याल में इन प्रोसेस ऑलरेडी है। ये अभी जब तक देखिए, जब तक फैसला आ नहीं जाता, पढ़ नहीं लिया जाता, एक बादियों नज़र में राय है, इस पे इससे ज़्यादा राय अभी देनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि जब तक फ़ैसला पढ़ नहीं लेते उस वक्त तक हम कोई अपनी आगे वाली जो हिकमत अमली है उसका नहीं बता सकते। एंकर पर्सन रहमान अज़हर हमारे साथ ही मौजूद है। रहमान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी यकीनन उनकी, तो क्या लगता है इसके बाद जो एक बहरान था, सियासी बहरान था, वो किस हद तक ख़त्म होगा या एक नया बहरान पैदा हो जाएगा? देखिए, बहरान तो मेरा नहीं ख्याल के को खत्म होने वाला है, और उनकी गुफ्तगू से भी ऐसा ही लग रहा था। वो इस फैसले को बिल्कुल एक और नजर से, एक और जाविये से जो है वो देख रहे हैं, और ये बात, ज़ाहिर बात है, ये बात जो है वो
उनकी दुरुस्त है कि अगर इसको एक बेंच के तौर पर जो है वो तस्लीम किया जाए तो फिर उनकी बात में जो है वो वजन है कि ये 7 जजेस दो ने अपने आप को राय के बगैर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जो उनके साथ थे दूसरे जज, उन्होंने अपने आप को जो है एजाजुल एहसन ने अपने आप को जो है वो इस बेंच से अलग कर लिया राय दिए बगैर। और फिर जो 2 जजेस थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो समझते हैं कि इस पर खुद नोटिस नहीं बनता, और फिर 2 जजेस ने जो है वो आज कह दिया कि वो उन 2 जजेस की बात से जो है इत्तेफाक करते हैं। और ये बात आमिर इलियास राना साहब भी जो है वो इससे पहले कह रहे थे। लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो जरूर होगी, अगर होते तो शायद उनसे पूछा जा सकता था आदम नजीर साठ तरफ से कि हुकूमत ने पहले जो है वो फुल कोर्ट की इस मामले में जो है वो दरख्वास्त दी थी, और फिर उसके बाद खुद ही हुकूमत ने वो दरख्वास्त वापस भी ले ली थी। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो है वो कहीं ना कहीं पर अदालत के अंदर इस बेंच को, ये 5 रुकनी जो बेंच था उसको तस्लीम कर लिया था। अगर बेंच के हवाले से एतराजात होते तो कल जब ये सारा दिन कार्रवाई होती रही है तो उस वक्त हुकूमत ये नुक्ता जो है वो क्यों नहीं लेकर आई, और क्या उस वक्त लाया जा सकता था या नहीं लाया जा सकता था। इस पर ये क्योंकि जो है वो इस पर ज्यादा वजाहत के साथ वजीर कानूनी बात कर सकते हैं कि हुकूमत की बेंच के हवाले से पोजीशन जो है क्या उसको अदालत में, जब ज़ाहिर बात है अदालत के अंदर बहस हुई है, अदालत के अंदर मेरिट पर जो है वो इस केस के मेरिट के ऊपर बात हुई है, तो क्या हुकूमत ने इस बेंच की हैसियत को एज ए 5 रुकनी लार्जर बेंच तस्लीम किया था या नहीं किया था, और अगर नहीं किया था तो उस सूरत में जो है वो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होती है। अब देखिए वो क्योंकि खुद भी वकील है, एक बात उन्होंने और कह दी कि वो अगर इस फैसले के साथ हुकूमत जाती है और हुकूमत ये समझती है कि ये 7 रुकनी बेंच है, तो चीफ जस्टिस जो फैसला लिखेंगे, जाहिर बात है वो तो अक्सरियती फैसला लिखा जाता है, और अक्सरियती फैसला जो है वो उसमें फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर होता है। तो मेरा ख्याल है अदालत के तफसीली फैसले का जब सामने आएगा तो ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी कि क्या इसको एक 7 रुकनी बेंच के फैसले के तौर पर देखा जाएगा या फिर एक 5 रुकनी बेंच के फैसले के तौर पर देखा जाएगा। आमतौर पर जो फैसला लिखा जाता है वो अक्सरियती फैसला होता है, और उस अक्सरियती फैसले के साथ इख्तलाफी नोट, डिसेंटिंग जो है वो नोट्स होते हैं उन जजेस के जो इस फैसले के साथ इख्तलाफ नहीं करते, और फिर इजाफी नोट जो है वो उन जजेस की तरफ से होता है जो अक्सरियती फैसले की वजूहात से के अलावा मजीद वजूहात भी जो है वो उसमें शामिल करना चाहे, या फिर किसी और वजह की बुनियाद पर उन्होंने वो फैसला दिया हो लेकिन वो फैसले से इत्तेफाक करते हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम लोगों के लिए, आम देखने वालों के लिए ये चीज समझना जरूरी है। तो मेरा ख्याल है जब वो अगर फैसला आएगा तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि क्या ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है या 7 रुकनी बेंच का फैसला। लेकिन वो साथ ये भी कह गए हैं कि इस पर वो समझते हैं कि अपील की जरूरत नहीं। लेकिन कानूनी सवालात बहुत सारे होंगे। हमारे आइन को 50 साल होने जा रहे हैं 23 मार्च को, तो मेरा ख्याल है हम इसी बात पर, इसी एक आइनी और सियासी बहरान से गुजर रहे होंगे जब हमारे इस आइन की भी 50वीं जो है वो एनिवर्सरी होगी। ये मामला मेरा ख्याल है इस मामले के अंदर बहुत सारे कानूनी सवालात होंगे। अभी फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत इस फैसले को कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर तो हो सकता अब वो अपन भी पोजीशन देगी, लेकिन कानूनी तौर पर इस फैसले में जो कहा गया है उससे इत्तफाक नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसला अब उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन तफसीली फैसला आएगा तो इसकी वजूहात पता चलेगी और इसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है उनका पता चलेगा। एक चीज जो कि बड़ी अहम है, इसमें मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए सियासी आईनी फैसले जो होते हैं उनमें आम तौर पर अदालतें भी इस बात से इज्तनाब करती हैं कि क्या वो किसी कानून की वो तशरीह तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आईनी तशरीह का एक मामला था कि तारीख का तयन जो है वो किसने करना है और उसके ऊपर एक खुद नोटिस था। तो आम तौर पर आईनी मामलात में अदालतें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि वो तशरीह करते हुए नई कानून साजी की तरफ ना जाए। 63A के हवाले से जो फैसला आया था मोअज़्ज़ज़ रज़विया का, उस पर भी सबसे बड़ा जो इख्तलाफ था और जो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो हुकूमत की तरफ से इज़हार किया गया था वो यही था कि उस फैसले को देते हुए अदालतें
कानून साजी की तरफ चली गई, जहां पर उन्होंने एक नया कानून ऐसा लगता है कि एक नया कानून बना दिया, और उस फैसले की वजह से फिर बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमने देखी। इस फैसले का अभी भी सियासी बयानियों में जिक्र हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जहां पर अदालत तशरीह करते हुए किसी ऐसी डोमेन के अंदर चली गई है कि जहां पर वो नई कानून साजी करने के उसके तौर पर देखा जाए, क्योंकि इसमें अभी वो बात सामने आ रही है कि सदर के किरदार के हवाले से आइन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सदर मुमलिकत का सूबाई असम्बलियों के हवाले से कोई किरदार है या नहीं है, या सदर अपनी ऐसी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस हैं सदर मुमलिकत के हवाले से। अब उन डायरेक्शंस में क्या मैंडेट है सदर के किरदार को किस हद तक इंतखाबात के साथ, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के साथ जोड़ा गया है, मेरा ख्याल है इसके लिए हमें तफसीली फैसले का इंतजार रहेगा। तफसीली फैसले का इंतजार करना चाहिए। एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरवा, आज के फैसले को आप कैसे देखती हैं? 90 दिनों में जो केपी है और पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया। मैं रहमान का जो मौक़िफ़ है वो सुन रही थी, और रहमान की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको भी देखना, ज़ाहिर तफसीली फैसला आएगा, उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा और हम तक भी पहुंचेगा, तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक जो एनालिसिस है वो बिल्ड कर सकते हैं कि आया ये जो फैसला है ये किस तनाजुर में आया है। और ये जो फैसला आया है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि अदालत ये तो कभी नहीं कह सकती है कि जी आप फलां तारीख को इलेक्शन करा दें। अभी 45 दिन पड़े हैं और आप बिलफर्ज 2 अप्रैल को ये इलेक्शन करा दें, तो उसके लिए तो अदालत का ये इख्तियार नहीं है। और यही एक्सपेक्टेड था कि अदालत जो है वो 90 दिन पर जोर देगी, और इससे ज्यादा ये हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दे कि आप मुशावरत करें, मुकम्मल करें, और उसके बाद जो है वो एक डेट जो है वो दे दी जाए 90 रोज पूरे होने से पहले। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला जो है वो 3-2 से आएगा। कल भी हमारे शो में जो अज़र सिद्दीक हैं उन्होंने भी इस बात को कहा, बहुत सारे और लोगों ने भी ये प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर लिया हुआ था। आई एम श्योर कि हमारे पैनल पे इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने भी ये प्रिडिक्शन कर दी होगी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंसाफ और जुडिशरी का निज़ाम है उसमें आप बेंच देखकर फैसले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे तो, लेकिन ये होता है और होता आ रहा है और हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो फैसला अदालत ने दिया है, क्योंकि आइन के खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी इदारे नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुकूमत के पास कोई और बहाना मौजूद है कि वो इसको किसी तरीके से पोस्टपोन कर दे, या हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगी? क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे हुकूमती वुज़रा भी गौर कर रहे होंगे, आई एम श्योर उनकी लीगल टीम्स भी गौर कर रही होंगी, और वो ये है कि इलेक्शन कराने तो हैं, लेकिन क्या इलेक्शन उस मर्जी पे कराने हैं जो डेट सदर मुमलिकत ने दी है, या उस पे कराने हैं जिस पे हुकूमत चाहती है? तो उससे बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें फंड्स की कमी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा तो नहीं कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, उन्होंने तो सिर्फ डेट नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन को फंड देना हुकूमत का काम होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इदारों का काम होता है। तो क्या ये सारे मामलात होंगे? कोर्ट ने तो ये कह दिया कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो ये जो 90 दिन, जो 45 दिन बचे हैं हमारे पास, क्या इसमें ये मुमकिन हो पाएगा कि हम सिक्योरिटी भी बेहतर कर दें, प्रोवाइड कर लें, और हम फंड्स भी दे दें? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसके ऊपर बहाना बनाएंगे? क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है हमारी इकोनॉमी के लिहाज से भी कोई खास अच्छी नहीं है, और दीगर मामला भी हमारे सामने हैं। तो ऐसे में क्या हुकूमत मुआवनत फराहम करेगी पूरी या नहीं? दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हुकूमत को ये फैसला मंजूर भी होगा या नहीं? क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है तार साहब, उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, और उन्होंने कहा कि ये फैसला देखना होगा कि ये 4-3 से आया है हमारे लिहाज से। तो मेरा ख्याल से ही माइट बी रेफरिंग टू दोज इख्तलाफी नोट्स जो लिखे गए हैं। तो अगर तो हुकूमत की नज़र में ये 4-3 से फैसला आया है, और अपोजिशन की नज़र में ये 5-2 से फैसला आया, 3-2 से फैसला आया है, तो ये तो एक नया बहरान खड़ा हो गया है। हमने तो कुछ सुलझाया नहीं है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब मुदाखलत करता है तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, या कोर्ट जब भी मुदाखलत करता है तो उसे मजीद उलझाया नहीं जाएगा, उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं से भी ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आता है। उसकी वजह है कि हुकूमत क्या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
और अगर हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो फिर हुकूमत ने बिल्कुल, जो रहमान वो बात कर रहे थे कि उन्होंने फिर अपनी वो लार्जर जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी उसको वापस क्यों लिया। तो बहुत सारे सवालात हैं जिसको अभी एड्रेस करने के लिए फरवा, जिस तरह वजीर कानून 4-3 और 3-2 का एक नया नुक्ता छोड़ गए हैं, इसके बाद एक सारी चीजें एक तरफ हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये जो नए नुक्ते ज़ेरे गौर आए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के लिए ये चीज़ कितना नुकसानदेह होगी अगर एक नई कशमकश यहाँ पर शुरू होती है? देखिए, बहुत नुकसानदेह है। अगर तो आप बहरान पे बहरान खड़ा कर रहे हैं और ये खुद साख्ता बहरान है, अगर हम इसको रिवर्स कर ले, पीछे चले जाएं, जब असेंबली तहलील हो रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि गवर्नर ने साइन नहीं किए पंजाब में। अगर वो साइन कर लेते तो आज सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती, लेकिन उस वक्त भी एक बहरान खड़ा किया गया। असेंबली टूटने पर भी एक वावेला मचाया गया। उसके बाद तारीख को देख लें आप, तो तारीख पर भी एक खुद साख्ता बहरान खड़ा किया गया। तो दोनों जो लग रहा है कि जो पार्टीज हैं, यानी जो हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत व्हेन आई मीन हुकूमत मीन PDM, तो जो 13 जमाती इत्तेहाद है या इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है उनकी मुआवनत में, तो एक तरफ तो ये है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं जो इलेक्शन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो इलेक्शन देना नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि ये तो नया नुक्ता जो उठा है, इससे बहरान मजीद होगा। लेकिन क्या ये जो नया नुक्ता उठा है, ये 4-3 का जो उन्होंने हिसाब लगाया है, क्या ये असरअंदाज हो सकता है या लॉजिकल है किसी लिहाज से? ये तो ज़ाहिर है तारड़ साहब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर जब ज़ाहिर है डिटेल्ड चीज़ें हमारे पास भी आ जाएंगी तो हम भी इस पर तज्जिया और तबसरा कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त ख्वाह वो आईनी इदारे हों या सिक्योरिटी के इदारे हों या इलेक्शन कमीशन हो या खुद बहैसियत सियासतदान बात जब करते हैं तो वो खुद क्यों ना हो, तमाम तर जो लोग हैं, ऐसा मालूम होता है कि वो खुद साख्ता बहरान पैदा कर रहे हैं और उसकी सिर्फ एक ही वजह नजर आती है कि किसी तरीके से पंजाब में इलेक्शन को डिले किया जाए या पंजाब में इलेक्शन जो सदर मुमलिकत ने डेट दे दी है उस डेट पर ना हो, आगे पीछे हो जाए। और KP में तो हमारे सामने मामला आ गया कि उन्होंने एडवाइस जो है वो वापस ले ली है। उस पर भी जा रहे हैं सदर मुमलिकत जो है उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि उनकी टीम ने उनको क्यों नहीं ये बात पहले बताई, जो बात उनको कोर्ट में आके रियलाइज हुई है कि वो पंजाब में तो वहाँ पे गवर्नर ने साइन KP में तो किए हुए थे, तो वहाँ उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन अलबत्ता पंजाब का मामला संगीन है, तो यहाँ पर बहरानी कैफियत जो है वो मजीद जन्म लेगी। ऐसा नहीं है कि इस अदालती फैसले के बाद जो है वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे साथ ही रहिए। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, जिस तरह से फरवा बात करी है कि ये जो नया नुक्ता उठा है इससे एक नया बहरान होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, मैं तो इस बात पे हूं कि जो हमारे पास वजीर कानून आए उससे पहले मैं ये बात आपके पास कह चुका था कि मेरी नज़र में तो ये 4-3 से मुस्तरद हो गया, और वही बात लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मेरी ज़ाती राय है। क्योंकि अगर पनामा जजमेंट को देख लें, उसमें जजेस को दोबारा बिठा लिया गया था जब एक फ़ैसला आया और कुछ जजेस ने इख्तलाफ किया था, लेकिन जब JIT की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ को फाइनली फारिग किया गया कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो उस वक्त वो सारे जजेस बिठा लिए गए थे। तो अगर हम उस बात को देखते हैं, इसी बुनियाद पे मैंने ये बात पहले कही थी आदम नज़ीर तारड़ के हमारे पास बीपर होने से भी पहले, कि देखें 4 जजेस वो हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि 184(3) का केस बनता नहीं है, और 2 जजेस वो हैं जो बेंच से अलग हो गए, मज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब, जिन्होंने अपनी कम अज़ कम इस 9 रुकनी बेंच में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और उनके ऊपर ऑडियो के भी एतराज़ात थे, और उनके ऊपर यह था कि उनका फैसला आर्टिकल 10A के तहत पहले से आ चुका हुआ है कि वो अपनी राय दे चुके हैं, फेयर ट्रायल नहीं रहेगा। तो 2 जजेस, फिर ये पीछे 3 जजेस जिन्होंने आज अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस साहब के साथ बनता है, मोहम्मद अली मदर और मुनीब अख्तर साहब का, कि 4-3 से बनता है। अब जब लॉ मिनिस्टर ये कहें कि ये मेरी ज़ाती राय है, बिल्कुल ठीक है, वो बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर उनकी राय, अटार्नी जनरल की गुफ्तगू और गवर्नमेंट का फैसला, मुझे तो नहीं लगता कि इस फैसले पे फौरी इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कोई कदम उठाएगी। बल्कि अगर उन्होंने ये कहा कि ये 4-3 से सरकारी तौर पर इसको वो कहेंगे कि ये हम मान लेते हैं कि मुस्तरद हो गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या दोबारा से वो मोटो लेगी, फिर क्या दोबारा तौहीन अदालत की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद स्प्लिट पब्लिकली कोर्ट के अंदर आया।
और वो 2 जजेस जिनमें से एक ने कहा था कि चीफ जस्टिस चाहें तो मुझे इस बेंच से अलग कर दें। जहां रहमान अदर ये कह रहे थे ना कि जी उन्होंने फिर ये मान लिया था, इस बेंच को मानने की बात ही नहीं थी, उन्होंने तो एतराज ये किया था कि हमें एक फुल कोर्ट चाहिए, वो वापस लिया और चीफ जस्टिस ने वो बात मानी नहीं, उन्होंने 5 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। तो वो रिक्वेस्ट वो वापस लें या ना लें, रिजेक्ट हो चुकी, इस सेंस में कि 5 रुकनी बेंच ने पीर वाले दिन समाअत शुरू कर दी थी। जब बेंच टूटा और फौरन बाद नया बेंच बन गया तो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट भी मुस्तरद हो गई थी और फिर ये बातें आ गई थी। अब ये है कानूनी बहस जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो जो फैसले के ऊपर हम राय दे सकते हैं हम वही राय दे रहे हैं। उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव पहलू न ढूंढें, बल्कि ये जजेस का तरीकाकार है जो जज माजी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना चुके हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जब आपके अपने घर में एक हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके जजेस, ब्रदर जजेस आपके सामने नहीं, पब्लिक के सामने बैठ के केस उठाते हैं, नुक्ता उठाते हैं कि 184(3) ठीक नहीं, फिर जजेस की ऑडियो आई हुई है जज साहब की तो उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गया हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जो चीफ जस्टिस के बाद 2 हैं वो इस बेंच में नहीं थे और उनमें से एक नंबर 2 जिन्होंने सितंबर में जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, फायद ईसा साहब, उन्होंने कल याया अफरीदी साहब के साथ बैठ के अलग से एक ऑर्डर डिक्टेट करवाया है, लिखवाया है कि ये बेंचेस की तश्कील करना चीफ जस्टिस का काम है, उसमें रद्दोबदल किस तरीके से हुआ, किसने किया। कल वो खासी एम्बैरेसमेंट बनी है और जस्टिस जमाल मंदूखेल जो सीनियर जज थे उनको कल मातहत बना दिया गया और उनसे जज एक बेंच की सरबराही ले ली गई थी जो आज वापस कर दी गई है। लेकिन ये वो सारे सवालात हैं जब सारे लोग हम बैठ के तज्जिया करते हैं और फेयर ट्रायल की बात सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने सबको इंसाफ देना है, सबको सुनना है, उन्हें ना पॉपुलर की साइड देखनी है ना उन्हें अनपॉपुलर की साइड देखनी है, उन्हें कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे इंसाफ फराम करना है। ये आइन हमारा तहरीरी है, इसको तशरीही बनाया गया 63A में और फिर पंचायती कल बनाया गया कि जी जाके सारी सियासी जमातों से मशवरा कर लें। ऐसा नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ पैदा हुई है, नुकसान हुआ है लोगों के जहन में। यंगस्टर्स परेशान होते हैं कि जब इतने सुपीरियर जगह पे जाके इस किस्म के सवालात उठते हैं। आपको फुल कोर्ट मीटिंग, अगर आप अदालत नहीं कर रहे तो फुल कोर्ट मीटिंग इन हाउस कर लें। आपके 15 जजेस हैं, आप बैठ के चीज़ों को ठीक करें। आपके ब्रदर जजेस आपको नोट लिख के दे रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब को बार बार कह रहे हैं कि जब आप जजेस के मामलात लाते हैं कि जो उनकी अपॉइंटमेंट होनी होती है तो उसके अंदर भी मुशावरत का अमल नहीं है, सीनियर 3 जज से भी मुशावरत नहीं होती, उनके नोट पब्लिक हो चुके हुए हैं। अब एक जज के मामले पे जस्टिस जमाल मंदूखेल का नोट पहले हो जाने पे सोशल मीडिया पे और अतर मिन्नल्ला साहब का जो सवाल था कि जो ऑर्डर चीफ जस्टिस ने लिखवाया था जब वो तहरीरी तौर पे आया तो वो नहीं आया जो हमने देखा था, तो ये ऐसा कैसे किया, तो उसका जवाब कल उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान दिया कि ऑर्डर हम कुछ भी लिखवाएं, ऑर्डर वो होगा जो साइन होगा। तो उस साइन के ऊपर भी उनके एक ब्रदर जज का बाकायदा एतराज़ मौजूद है। ये एक ज़माने में याद रखिएगा जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ऊपर ये भी एक पॉइंट बनाया था कि ये फैसले जब लिखवा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कुछ और होते हैं और तहरीरी तौर पे वो कुछ और आते हैं। अगर हमारे पैनलिस्ट में भी बात याद हो ये बात, तो ये बात उनके रेफरेंस में मौजूद थी जो इफ्तिखार चौधरी को हटाते वक्त बात कही गई थी, मीडिया में चलवाई गई थी, बताई गई थी। तो ये चीज़ें बजाय हल होने के दोबारा आ रही हैं और वो पब्लिकली दोबारा आई हैं और वो मेरे और आपके कहने पर नहीं आई, वो जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने लिख के अपने इख्तलाफी नोट में पॉइंट आउट किया है। तो जब आप इतना खास मामला है जिसको समझते हैं कि ये सुओ मोटो 2 जजेस के कहने पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया, उनको वहाँ पे मुख्तलिफ लॉयर्स ने भी कहा कि हाई कोर्ट्स के अंदर पिटिशन पेंडिंग है, आपने सुओ मोटो ले लिया है, उनका क्या बनेगा। तो फिर आज जो इलेक्शन कमीशन पे जोर दिया है कि वो नाकाम रहा, आप कह सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जो हम प्रोसीडिंग देखते हैं, कोर्ट की भी देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करने में एक दिन भी ताखीर नहीं की। उन्होंने वो सारे काम किए जो इलेक्शन कराने के लिए होने चाहिए, लेकिन जब उनको कोई पैसा ना दे, जब उनको कोई फोर्सेज ना दे, जब उनके साथ अदालती अफसर ना दिए जाएं, तो वो इलेक्शन किससे कराएंगे? क्या अपने दफ्तर में यही सिचुएशन अब भी रहती है, इलेक्शन कमीशन इसी मौकिफ पर रहती है कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे और सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो फिर क्या होगा? देखें, मुझे ये यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इसका तहरीरी फैसला देखने के बाद
जाहिर है वो अपनी राय लेके इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए अपना काम करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है, इसके अलावा तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, सिकंदर सुल्तान राजा जब सुप्रीम कोर्ट पे पेश हुए थे, मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन की मौजूदगी, जब उनको खासा ग्रिल किया गया, मैं समझता हूँ सवालात में, जब गुलाम महमूद डोगर वाले इशू पे, तो उन्होंने नंबर 1 तो बड़ा क्लैरिटी से कहा कि जिस दिन निगरान हुकूमत बन जाती है तो इंतजामी अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर में हमारा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने ही ये कहना होता है कि इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले पहले, क्योंकि एक हुकूमत गई है तो निगरान हुकूमत आई है, उसको इम्पार्शल, शफाफ, क्रिस्टल इलेक्शन कराने हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब पिछली हुकूमत के लगाए गए अफसरान को हटा दिया जाए। और फिर उनको कहा गया कि आपने 90 दिन में क्या करना है, फलां क्या करना है, तो उन्होंने बड़ा खुल के कहा चीफ जस्टिस ये जज साहिबान की मौजूदगी में कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम तारीख दें। और वो जब सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कह के आ गए थे, तो उसके बाद कोई फैसला तो नहीं दिया। फैसला तो अब आया है कि जाके पंजाब के इशू पे सदर मुमलिकत से कर लें, यानी कि इलेक्शन कमीशन तो ठीक था कि गवर्नर ने तारीख देनी थी, गवर्नर मानता नहीं है हाईकोर्ट का ऑर्डर, वो कहता है मैं जाके अपील करूंगा उसके फैसले के खिलाफ, पूछूंगा कि उन्होंने कैसे मुझे ऑर्डर किया है, और आपसे मैंने बात कर ली, आप आ गए, अब आप चले जाएं। गवर्नर केपी के ऊपर वही बात कि पंजाब वाले की मान ली गई कि तारीख उसे देनी थी, उसने नहीं दी, लिहाजा वो तारीख दें। अब अगर वो तारीख देने से फिर इनकार करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि गवर्नर और सदर, इनको डायरेक्शन तो जा सकती हैं, इनसे मर्जी की बातें मनवाई नहीं जा सकती जब तक ये माने ना, क्योंकि इनके ऊपर कुछ कानूनी और आईनी तौर पे एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकती। अब इससे आगे जाके एक्स्ट्रा जुडिशल तो काम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करना ना, हमें सोचना चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी है मुख्तलिफ इदारों को, गवर्नर जाती हैसियत में आ जाते हैं, लेकिन है तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन, आइन के अंदर लिखा हुआ है उनका किरदार क्या है, उनको इस्तिस्ना किस चीज़ का है, जैसे सदर साहब को है। अब सदर साहब ने क्या कुछ सॉरी का ट्वीट कर दिया या कुछ कह दिया कि उन्होंने गलत डेट दी है? बिल्कुल नहीं। उनके वकील और उनके जानने और मानने वाले उनकी तावीलें दे रहे हैं कल से, हालांकि उन्होंने खुद कंसीड किया कि भाई हाँ ये मुझसे गलती हुई। उनके वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी और वो इस पर नजरसानी करेंगे। यानी इतने बड़े ऑफिस में बैठे हुए शख्स को, सदर मुमलिकत को पार्टीबाजी करने की बजाय उन्हें आइन और कानून की मंशा देखनी चाहिए थी। उन्हें यह पता है कि उन्होंने जो काम भी करना है वो गवर्नमेंट की एडवाइस के मुताबिक करना है। आज खुद का इख्तियार उनका तब आना था जब इलेक्शन अपनी मुद्दत कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियां पूरी कर लें, फिर वो कुछ कर सकते हैं, इससे पहले वो नहीं कर सकते। इस काम में उनको हर चीज़ में, कल ये बड़ी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आपने और हमने सारी वो चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, कि बार बार ये कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत का अपना सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, ये वो गवर्नमेंट की एडवाइस पे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते थे कि गवर्नमेंट को खत लिखते कि जनाब मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। जैसे इसाक डार चले गए थे उनके पास कि जी हम ऑर्डिनेंस के जरिए मालियाती बिल लाना चाह रहे हैं, हमें IMF के सामने पेश होना, तो उन्होंने वहाँ अपनी बात मनवाई, चूंकि उनके पास 24 दिन डिले करने का इख्तियार था कि अगर ऑर्डिनेंस आता तो वो 14 दिन एक रखते और 10 दिन दोबारा आ जाता तो फिर उसको वो मान लेते। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कहा नहीं, आप इसको असम्बली से पास कराएं, वो बात उनकी मान ली गई। यहां पे उन्होंने गवर्नमेंट से बात नहीं की, कोई खत सामने नहीं आया, वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट मजबूर करते रहे, जबकि इलेक्शन कमीशन की बात आज अपहेल्ड हुई कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, ये गवर्नर्स का है, और मुशावरत हम आपसे इसलिए नहीं कर रहे कि 2 हाई कोर्ट्स में ये केस मौजूद हैं, तो हमारी मुशावरत आपके साथ नहीं बनती। अब ये सारी चीज़ें हम मिला के देखें तो फैसला क्या आया है? क्या 90 दिन किसी ने इनकार किया है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने? कौन बंदा ये कहता है कि आइन में जब लिखा हुआ है कि जब असम्बली कबल अज वक्त तोड़ी जाए, आप 5 साल कर रहे हैं तो जहन में रखें अगर एक दिन पहले भी तोड़ दे तो 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, और मुकम्मल जैसे पिछली असम्बली ने अपनी टर्म पूरी की थी तो 60 दिन में इलेक्शन होने होते हैं। तो जब ये तोड़ दी जाएगी तो लिखा हुआ है कि किसने, गवर्नर्स ने सियासी किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। बलीगुर रहमान ने पंजाब में और केपी गवर्नर ने केपी में, उन्होंने अपना वो काम नहीं किया जो उन्हें तारीख देने का करना चाहिए था। या तो परवेज इलाही साहब और महमूद खान साहब दोनों रेजोल्यूशन के साथ लिख देते कि जी फलां तारीख को इलेक्शन करा दें, कम से कम 60-70 दिन के बाद की वो 90 दिन में तारीख दे देते, और गवर्नर कहता कि नहीं मैं इतने दिन बाद कर सकता हूँ। हो जाती बात कि जहां पे गवर्नर और सदर गवर्नमेंट की एडवाइस मानने के पाबंद है, जो बात मैंने पहले कही थी, तो वो भी नहीं हुई। निगरान हुकूमतों के वज़राए आला से भी ना हाई कोर्ट ने कहा ना आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही डायरेक्शन दे दें, गवर्नर को लिख दें कि जी इलेक्शन कराएं, चूंकि वो आए इलेक्शन कराने के लिए हैं। तो इस फैसले में मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि जो वज़ीर कानून ज़ाती हैसियत में राय दे गए हैं, वो जाहिर है
कि उन्होंने ज़ाती हैसियत राय वज़ीर आज़म को देनी है। वज़ीर आज़म और काबीना उसके ऊपर क्या फ़ैसला करेंगे, वज़ीर ख़जाना बताएंगे कि एक एक पाई के लिए तो पाकिस्तान के घुटने रगड़ रहे हैं, ज़िल्लत और खारी हो रही है। IMF रोज़ाना एक शर्त ये मानते हैं वो दूसरी खड़ी कर देता है, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। हमारे साथ तो पाकिस्तान के बतौर कौम वो काम हो गया जो इमरान खान साहब स्टार्ट करके चले गए कि मुआहिदा करके IMF से तोड़ के चले गए, और इन्होंने जलालत अपने मुकद्दर में लिख ली जब इन्होंने हुकूमत लेके इलेक्शन की बजाय ये अगले काम में चले गए और फंस गए हैं। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है और निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। आमिर इलियास राना साहब, तो फिर ये मामला कैसे आगे चलेंगे? क्या ये फिर बहरान इसी तरह से रहेगा? देखिए, हमें सोचना तो यही चाहिए कि अल्लाह करे कि हल हो जाए, लेकिन अल्लाह ने अपने नाइबीन इंसान बनाए हैं और इंसानों ने इक़्तिदार दिया हुआ है। इस वक्त PDM पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, सदर मुमलिकत है। इमरान खान बैसियत अपोजिशन लीडर का इस सेंस में कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, वो बैठे हुए हैं। सब बंदे अपनी अपनी ज़ाती राय पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा पाकिस्तान के लिए कोई सेक्रीफाइस करने के लिए ज़रा सा भी तैयार नहीं है। उनका मौक़िफ़ ये है कि PDM और पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत ली और जो अपनी मकबूलियत सियासी तौर पे जो ख़ास तौर पे नून की क्लैरिटी के साथ 9 अप्रैल तक मौजूद थी, वो ख़राब हुई इसलिए कि वो कहते हैं हम रियासत बचाने लग गए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। इमरान खान कहते हैं जी देखें मैं तो 150 पे पेट्रोल छोड़ गया था। वो ये तो नहीं बताते कि मैंने IMF के साथ, यानी मैं वो शौकत तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए साइन करते हैं किसी भी एग्रीमेंट को, जैसे आज शहबाज शरीफ और इसहाक डार करते हैं। तो फैसला पाकिस्तान का होता है। जब आज वो कहते हैं आपकी जुबानी यकीन दहानी के 4-5 मुल्क आपको जून तक का जो आपको हमारे 1.2 बिलियन डॉलर के बाद जो पैसे की जरूरत है वो देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी ये बात भी नहीं मानते। हालांकि शाकडार ने कहा था कि हमने उनके एम्बेसडर्स के साथ उनकी मुलाकातें करा दी हैं, उन्होंने श्योर करा दिया कि हम वो पैसा देंगे। वो कह रहे नहीं, अब आप पाकिस्तान तहरीरी तौर पर ये गारंटी दे, पाकिस्तान अपनी शरह सूद जो कि कल बढ़ाई जानी है मजीद 2 से 3% बढ़ाए। आपको मूडीज जो है वो रैंकिंग को मजीद डाउन कर रहा है कि जी चूंकि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट का खतरा इसलिए मौजूद है कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं डॉलर टर्म में बहुत थोड़े रह गए हैं, हमारी अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें हर तरफ से जैसे वो कहते हैं ना जकड़ लिया गया, आंकड़े में फंसाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कुव्वतों के अपने मसाइल होते हैं और जो भी पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है सबसे पहले तो वो अपने लिए देखता है ना। ये पाकिस्तान के अंदर फितरी मोहब्बत जागती है, ममता जागती है कि अफगानिस्तान में की जंग लड़नी है तो हम अपने अपने पाकिस्तानियों को छोड़ दें। जनरल मुशर्रफ मरहूम जब मुआहिदा करने जाएं और उनसे मैंने उस वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग पे नेशनल लाइब्रेरी में सवाल किया कि आप जो आज मुआहिदा करने जा रहे हैं क्या ये पाकिस्तान के नेशनल उस काज को जिसको हम जहाद कश्मीर, उस वक्त जहाद कश्मीर कहा जाता था सरकारी तौर पे, सेफ गार्ड करेगा? तो वो नाराज़ हो गए भरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, जब मुआहिदा होता है तो बात नहीं होती, और जब मुआहिदा कर लिया तो उसके बाद जहाद कश्मीर वो उसको भी दहशतगर्दी इंडिया ने करार दे दिया। आप और हम बोल भी नहीं सकते कि जनाब हम तो आमिर इलियास राना साहब, कता कलामी की माजरत। अभी हमें ज्वाइन किया हमारे कानून एतजाज़ एहसन साहब ने। एतजाज़ एहसन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से आज आप फैसले को देखते हैं? 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का कहा गया है। जी, तो बजा तौर पर आइन की गमाजी करता है ये, और ये 90 दिन वाला मामला मेरे ख्याल में बड़ा इम्पेरेटिव है। 90 दिन से तो कोई छूट ही नहीं है। 91 वाला दिन इलीगल है, वो 91 वाला दिन इलीगल है। एतजाज़ हसन साहब, यहाँ पर 2 कानूनी और आईनी नुक्ते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। एक जमात 3/2 के फैसले को देख रही है और एक जमात 4/3 के फैसले को देख रही है। अवाम किस फैसले को माने? क्या फिर से कहिए, सॉरी। एतजाज़ साहब, आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, 5 रुकनी लार्जर बेंच था, 3/2 से ये फैसला सुनाया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हम इस फैसले को मानते हैं जो 3/2 से सुनाया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर कानून ने कुछ देर कबल अपना मौक़िफ़ दिया है और वो जो 2 मुनहरिफ जज हैं जो इस बेंच से अलग हो गए थे वो उसको भी इन्हीं में तस्लीम कर रही हैं और वो 4/3 के तनासुब से इस फैसले को देख रहे हैं। हेलो जी, मुझे इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द है कि ये इस किस्म के एक फैसले पे भी सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह से देखा जा रहा है जी जिस तरह के एक दरार पड़ी हुई, और उस दरार पे पड़ी ये तो मतलब है बहुत ज्यादा संगीन
किस्म की दरार है जिसमें जो आज के और कल परसों के जो हालात हैं कि चीफ जस्टिस एक बेंच पे प्रिजाइड कर रहे हैं, 2 जजेस जो उसके बेंच पे थे, कल लगता था कि कोई पंचायती किस्म का कोई हल अगर निकला। मंसूर अली शाह साहब ने खुद ये मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट हुआ है दिया अपना इंडिया कि कोई देश में कोई राजी हो जाए। अब अगर तारीख में राजी पार्टीज नहीं होती, भले ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की दरार के जस्टिस के अब लोग कह रहे हैं कि जी अगर वो 2 जज होते तो 4-3 होता, अगर उनके पहले 2 जज भी होते तो फिर उसके मुखालिफ 5-4 होता और वो इधर के हक में हो जाता, इधर के हक में हो जाता। अब 9 जजेस को अगर आप इस ही एतबार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया कि वो जज जो हमारे खिलाफ है उनके सामने हमारे केस तब, यानी 2 किस्म के जज हो गए, एक जज जो उनके नून लीग के हक में और एक वो जज जो नून लीग के खिलाफ है। अब ये 2 कैटेगरीज बना दी। अब इस तरह तो जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी अगर 7 मेंबर होते, वो 2 जजेस और बीच में बैठे होते तो इट वुड हैव बीन 4-3 फॉर द इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर 2 जज और भी बिठा देते जो पहले थे तो फिर इट हैज बीन 5-4 इन फेवर ऑफ द ऑपोजिशन। अब ये मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की कि एट द रियल एंड ऑफ माय करियर 55 साल वकालत की है और जहां हमारा अब रिटायरमेंट के दहलीज में पहुंचेंगे इस प्रोफेशन से भी, वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह तकसीम किया जा रहा हो और इस तरह इम्तियाज किया जा रहा हो सुप्रीम जजेस कि इन्होंने फैसला इधर देना था, उन्होंने फैसला उधर देना था। अब इतने इधर के थे, इतने उधर के थे। यार मैं तो चाहता था कि ये 5 जज रह गए, ये 5 ही एक मुत्तफिक का फैसला देते, भले आइन के खिलाफ। एतजाज हसन साहब, 3 को चाहिए था। एतजाज हसन साहब, एक सवाल की गुजारिश है आपसे। मैं आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। मेरी तो इतनी उम्र नहीं जितना आपका वकालत का तजर्बा है। अगर इजाजत हो तो मैं पूछूं कि ये चूंकि अभी लॉ मिनिस्टर हमारे पास थे और उन्होंने जाती राय दी, उन्होंने कहा कि ये 4-3 का फैसला है और ये मुस्तरद हो गया है, जो सुओ मोटो लिया गया, क्योंकि उन्होंने अथर मिनल्ला और याया अफरीदी को भी शामिल कर लिया। उन्होंने नाम नहीं लिया पनामा जजमेंट का, जैसे पहले वो जजमेंट में 2 जजों ने अलग फैसला दिया था और बाकियों ने अलग किया था और जब फैसला सुनाया गया तो सबको इकट्ठा बिठा लिया गया था। मतलब उनका मकसद ये था कि एजाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर नकवी की तो राय इस बेंच में 9 रुकनी में कोई आई ही नहीं, तो लिहाजा ये 4-3 का है। लेकिन हम अटार्नी जनरल से मुशावरत करेंगे, गवर्नमेंट फैसला करेगी और उनके ख्याल में नजरसानी की अपील की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मुस्तरद हो चुकी है। तो जो बात आप कह रहे हैं, जाहिर है कि हर इंसान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर अगर कोई तनकीद बाहर से करे तो और बात है, वो बेंच में ब्रदर जजेस बैठ के एक दूसरे के सामने उठाएं और फिर वो चीफ जस्टिस को लिख के, अथर मिनल्ला साहब ने कल कहा कि आपने ऑर्डर लिखवाया कुछ और तहरीरी तौर पे जो जारी हुआ वो कुछ और है, तो इस पे आपकी राय चाहिए। नहीं, बड़े मतलब मुहावरा तो एक ब्रेन में आता है कि वहाँ किस तरह बटारा हो रहा है, पर अब मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो बहुत तकलीफ है। इन जजेस को हमें बहाल कराया था, हमने इनके इख्तियारात के लिए स्ट्रगल की है और अतर साहब तो रहे हैं उसमें और लीडर थे। मैंने उनको जो इस मूवमेंट के दौरान, लॉयर्स मूवमेंट के दौरान पहली दफा देखा तो एक स्लीवलेस स्वेटर पहन के ठिठकते हुए और नवंबर की शाम वो जेल में अपने सेल से निकल रहे थे।
तो फर्श में सोना पड़ता था, चारपाइयाँ नहीं थी, जितने कैदी आ गए थे। तो अब ये मैं नहीं देखना चाहता था ये दिन कि जजेस आपस में अब ये शुमारियात का मसला हो जाए, कानून का ना मसला रहे, ये शुमारियात का मसला हो जाए कि 4 उधर है 3 उधर है, ये कॉम्पोजिशन हो जाए तो 5 उधर दूसरी तरफ है और 4 दूसरी तरफ है। ये तो एक मजाक बन जाएगा और दुनिया मजाक उड़ाएगी। आप अदालत में बेंचेस देख के आप कह देंगे कि ये तो आप मतलब है, लोग कहेंगे कि ये ग्रुप ए के जजेस है, ये ग्रुप बी के जजेस है, और इसमें ये सब तक नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक तो हुआ। साहब आप ये नज़म पढ़ा करते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, और लोगों ने बड़ा एतबार भी किया, उस मूवमेंट को लोगों ने महमेज दिया। लेकिन अब जब ये बंटवारा पब्लिक हो चुका है, बेंच के अंदर सामने खुल के आ रहा है, तो आप जैसे सीनियर लोग कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि वो फुल कोर्ट बिठवा दें, वो कोई मसला हल कराएं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी तकसीम है और खुल के आ गई है। नहीं, और फुल कोर्ट में भी यही तकसीम होगी। मैं आपको बता दूंगा, जजेस बेंच बना दे, मैं बता दूंगा फैसला किधर जाए। एतजाज हसन साहब, फिर हल क्या है इस चीज का? एग्जैक्टली मेरे खिलाफ में तो मैं तो बहुत कितने दुख में हूँ। मुझे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि हर किसी ने वो उसने शबनम शकील का एक शेर है, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, टकराव हो गया है अना का अना के साथ। तो ये अनाएं बहुत आ गया। आप देखें, कल एक बेंच बैठ गए और उन्होंने तलब कर लिया रजिस्ट्रार को, और चीफ जस्टिस ये ग्रुप बी के जजेस कह लो, अब वो रजिस्ट्रार को बुला के, और ये चीफ जस्टिस एक बेंच पे, सेंसिटिव बेंच पे प्रिजाइड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ही ये पूछना शुरू हो गया इंक्वायरी के कि किस तरह केसेस फिक्स होते हैं, तुम बताओ कौन सी फाइनल आओ। उसने कोई एतराज किया, जरा नहीं दे सकता फाइलें, वो चीफ साहब की होंगी या कुछ, उस पर अब एक जज साहब बैठने को तैयार नहीं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो मैं नहीं जानता किसके ईमा पे हो रहा है, पर जो इलेक्शन नहीं चाहते, और इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाद स्टैंड लिया है कि हम इलेक्शन से नहीं घबराते, हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे और हर हल्के में लड़ेंगे। पर जो इलेक्शन से इतना जिसने वो ये दे दिया एजेंडा मरियम बीबी ने कि जी पहले नवाज शरीफ को बहाल करो, उसकी सारी कन्विक्शन, उसकी सारी सताएं खत्म करो, पहले इमरान खान को अंदर करो और उसको सजा दिलाओ, एक दो और भी उसने पहले ये सारे बाकियात खत्म करो। अब उसके बाद मतलब क्या रह जाता है? ये तो दो एजेंडा की बात हो जाएगी, दो अनाओं की बात हो। और अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से जी एतराज साहब, रहमान अजहर बात करूं। और सर, ये सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात जब अदालतों में जाते हैं तो ये तनकीद तो होती है। ये हमने पाकिस्तान की तारीख में, आईनी सियासी तारीख में हमने यही जो है वो देखा है। आप इस पर बात भी तो कर रहे हैं सर, लेकिन ये फरमाइएगा, ये जो चीफ जस्टिस का इसके अंदर, या इसका ये जो जजेस के अंदर जो तकसीम वाली बात हो रही है कि जज एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, बेंच पर एतराजात है, इस मामले को हल करने में किसको लीड लेनी चाहिए और क्या इसका हल है? क्योंकि नॉमिनेशंस होती हैं, एक पार्लियामेंट ने पार्लिमानी कमेटी भी बनी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो तकसीम है और कौन जो है वो एलिवेट होगा, कौन नहीं होगा, ये जुडिशरी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो जुडिशरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन के हवाले से। ये तो इसकी जिम्मेदारी इनको मामलात को ठीक करने की कहाँ सर आयद होती है? किसने करना है ये काम? ये जजेस ने खुद ही करना है, और मेरे ख्याल में अब वो शायद ऐसा
रवादारी का माहौल अदालत में के अंदर रखने से अब खुद भी कासिर हो गए। दे आर लॉक्ड इन पोजिशन। आप देखें, एक जज साहब वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिवली कोई फैसला लिखते हैं या खत लिखते हैं चीफ जस्टिस को, तो अदालत का वो मीडिया को इशू किया जाता है, जो कि अंदरूनी बात होनी चाहिए, इनके आपस में होनी चाहिए। दे शुड हैव बी लुकिंग फॉर अदर कंस्टिट्यूएंसीज। इनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने 15 या 16 भी जज साहिबान अपनी होनी चाहिए। ये मिल बैठ के सोचे तो सही। और अगर अदालत पे खुदा ना खास्ता इसका एडवांटेज लेते हुए कोई हमला हो गया, फिर दोबार हो गया, तो फिर इट विल बी टू लेट। अब वो बर्दाश्त नहीं होगा इसमें, बल्कि अब बर्दाश्त इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों में। लोग कहेंगे जी उनके साथ भी तो यही था, तो ये इनको, मुझे तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, पर तकलीफ बहुत है। और सर वकला में भी बड़ा इत्तेहाद होता था, लेकिन अभी जो आपकी बार एसोसिएशन हैं वो एक जो है वो पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, दूसरी बार एसोसिएशन जो है वो पैरेलल बॉडीज सपोर्ट कर रही हैं। ये भी तो सर बड़ा गैर मामूली है, ऐसा भी तो नहीं होता। नहीं, वो बार एसोसिएशन में तो ठीक है, होना चाहिए, वही मैं उसके खिलाफ नहीं। बार एसोसिएशन तो एक फ्रीडम देता है of expression of your views and your preferences, और बार एसोसिएशन एक खास उनका माहौल है। और आप देखें बार एसोसिएशन में 150 साल में, पाकिस्तान 150 साल से पाकिस्तान में हर बार एसोसिएशन हर साल इलेक्शन होता है, एक जीतता है, एक हारता है, हर बार 200 बार एसोसिएशन में अक्रॉस पाकिस्तान। और आपने देखा इस दफा लॉ हाई कोर्ट में एक साहब को शिकस्त हुई, एक को बड़ी मार्जिन से लॉयर्स ने जिता दिया। उन्होंने कोई अपने एक दूसरे के खिलाफ बयानात तो नहीं शुरू कर दी। ये वकला में एक बड़ी डिग्निटी है। ये और बात है कि मैं समझता हूँ कि अब इसको 1 ईयर की बजाय 3 ईयर कर देना चाहिए, क्योंकि वकला की में भी जो डिग्निटी है वो टेस्ट हो जाती है। 1 साल मैंने प्रेसिडेंट रहना तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, इसके 3 साल हो जाए तो ये टेम्परेचर भी उनका वकला की बार एसोसिएशन का भी जरा डाउन हो जाएगा, जो बाहमी इख्तलाफात होते और भाईचारा ज्यादा हो जाएगा। पर बहरहाल ये इट इज नॉट ए गुड स्पेक्टिकल दैट दिस जजमेंट हैज गिवन। और इसको पे अब रिव्यू होंगे, लाजमी रिव्यू होगा, वैसे नजरसानी की दरखास्तें होंगी, नजरसानी की दरखास्तें देकर फिर जो दरखास्त देता है वो कह सकता है कि जी अभी हमें इस पे अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है, वो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे तो भाई साहब बहुत तकलीफ है। मुझे भूल गया है कि ये फैसला अक्सरियती फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला, क्योंकि वो 90 दिन को समझते हैं कि बिल्कुल लिखा हुआ आइन में नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91 दिन में खत्म है। और ये जो केयर टेकर है ये 90 के दिन के पास आगे तो नहीं बैठ सकते। निगरान हुकूमत जो है वो इलीगल हो जाएगी, फिर कौन टेक ओवर करेगा, क्या क्या होगा। और निगरान हुकूमत जो है जब वो चली जाती है तो गवर्नेंस कौन करेगा, हुकूमत किसकी होगी। खैबर में और ये इधर पंजाब में कारोबार किसका चलेगा पाकिस्तान की रियासत का, जब इसके जब ये मरहला आएगा कि नकवी साहब को क्या कहा जाए कि आप अब बैठे और चीफ मिनिस्टर ही रहे। वो मियाद खत्म हो गई है, आईनी मियाद खत्म हो गई, पर आप चीफ मिनिस्टर आप बैठे, तो नकवी साहब तो नहीं बैठ सकेगा, वो तो आइन के खिलाफ हो जाएगा। एक खला पैदा होगी और वो खला खींच के ले जाएगी सबको।
सक इन करेगी सबको, बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े ईमानों को, बड़े बड़े कादावर। एहतजाज साहब, जब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि हर चीज जो है वो इस नहज तक चली जाएगी, तो एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रहे हम? भाई साहब, मैं से क्या पूछते हैं? मैंने तो हर वक्त ये कोशिश की है कि ये खत्म हो, पर मैं जाके मदाखलत तो नहीं कर सकता कि जजेस के पेज पे जाके पहुंच जाऊं और फ्रिज में बैठ के कहूं कि उंगली से पकड़ के एक को लाऊं, उंगली को पकड़ कर दूसरे को। दिल तो करता है कोई ऐसा हो सीटी बजाने वाला। इन जज साहबान के भी जो स्ट्रेटजी है, अब एक स्ट्रेटजी बजाय लग गई है और दो बड़े काबिल, बड़े धीरज जज है, वो जो नोटिस कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं कि रजिस्ट्रार आके बताएं कि केसेस किस तरह लगते हैं। भाई ये आप अपने चीफ जस्टिस को पहले उससे बात खुद कर रहे हैं, आप उससे आराम से इन चेंबर बात करें कि भाई साहब ये केसेस किसा, मैं मोतरज हूँ, ये इन्होंने बदल दिया मेरा बेंच, या मुझे दूसरे केसेस दे दी, लिस्ट बदल दी। तो आप उनसे बैठ के आमने सामने आप अपने जितने साथी जजेस जो आपसे एग्री करते हैं उनको भी ले जाएं, दूसरों को भी ले आने दें। और आप अगर एतराज है आपको फिक्सेशन ऑफ केसेस, तो वो सारा इनसाइड द चेंबर कर, बिकॉज द थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द चेंबर आर एनॉर्मस। और अब 1997 में जो हुआ, 1997 में सिर्फ हमला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, 1997 में सुप्रीम 10 जज एक तरफ और 7 जज एक तरफ, ये बट गई थी, अदालत बट गई। एतजाज साहब, हम और आप सब यही फील कर रहे हैं कि वो तकसीम फिर आ रही है, और वो बटना उस वक्त अचानक सामने आया था और अब अदालत के, भरी अदालत के अंदर जजेस एक दूसरे से, ब्रदर जजेस खुल के इख्तलाफ कर रहे हैं, चीफ के ऊपर कर रहे हैं। और जाहिर है कि एक तरफ इमरान खान लीडर हैं, दूसरी तरफ बाकी पार्टियां हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो आपकी पार्टी के साथ भी बात नहीं करते, वो PMLN के साथ भी बात नहीं करना चाहते। आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो उनके पड़ोसी भी हैं, ताल्लुक भी है, आप उनकी इयादत करने भी चले गए थे। तो आपके जहन में इमरान खान कोई रास्ता निकालने, कोई बीच में बात करने के लिए किसी से तैयार हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो जो 2-3 मुलाकातें हुई हैं, गोली उसको लगने से बाद, और वो मुझे नहीं लगता वो भी कहीं, वो ये खैर और शर की बात नहीं है। यहाँ तो बस टकराव हो गया है अना के साथ। यही बात मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, मुझे उससे कोई तवक्को नहीं है, कोई तवक्को नहीं। अगर कोई इस पॉलिटिकल लीडरशिप में, और ये मैं पार्टी के बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े दर्द से कह रहा हूँ, अगर कोई सलाहियत रखता है इस खलीज को पार्ट करने की, वो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखेगा, पर अगर सियासी समाजी उफक के देखें तो वो आसिफ अली जरदारी है। आई थिंक ही इज द वन मैन जो कि इधर कंधे पे हाथ रख के, उधर मुस्कुरा के देख के जो कर सकता है। पर उस पे कंट्रोवर्सीज उन पे भी आ जाएंगी, आसिफ अली जरदारी पे बीच में हम कोई रूट के बैठ जाएंगे कि आसिफ अली जरदारी से क्यों बात कर। बट आई डोंट सी एनीबडी विद दिस कैपेसिटी विच इज नवाबजादा नसरुल्लाह प्लस। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने तो बड़े कॉम्प्रोमाइज किए थे, और हम उनके खिलाफ वोट देने वालों में से मैं था। चाहता था वोट तो सामने सबके पार्टी को दिया, बट सदारत का वोट मैं था, इफ्तिखार गिलानी था, राव रशीद थे। हम नहीं चाहते थे नवाब साहब को वोट देना, नहीं, हम नहीं चाहते थे इसहाक खान को वोट देना। एक ब्यूरोक्रेसी का एक पंडित और पादरी, और वो उसको वोट दे दे हम सियासी लोग, और उसने डिसमिस भी किया, इसहाक खान ने दिला ये दिया। अब वो चीज अब ऐसी कहां से लाए यार, क्या मुझे नहीं, मुझे ये बहुत आज की तकलीफ है
मेरी जिंदगी के जो बेहतरीन लम्हात गुजरे वो अदलिया के लिए लड़ते हुए गुजरे। ये सिर्फ 2007 में नहीं था, 1980 में जब हमने लॉयर्स ने मूवमेंट चलाई, उसके बाद MRD बनी ही उस मूवमेंट के जरिए की वजह से। हाँ, ये ब्याउलाक ने, जनरल ज़िया ने एक आर्टिकल 212A इंट्रोड्यूस किया आइन में, और उसने कहा ये जो जजेस की सारी रिट की इख्तियारात, रिट के सारे इख्तियारात, वो वसी तर इख्तियारात, असल इख्तियार ही हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटीशन से मिलते हैं। किसी भी सरकारी अफसर के साथ वो बुला लो, तलब कर। अब वो उसने कहा ये इख्तियार ही खत्म, तलब कोई ना है, बस अफसर पे जाके भी इख्तियार है। हमने जुलूस निकाले, मार्शल लॉ लगा हुआ था 1980, 19 जून 1980 मैंने गिरफ्तारी दी, थाने पुलिस लॉकअप में रखा गया। मलिक का मोहम्मद कासिम मरहूम भी साथ थे, और बहुत सारे थे, वो इस्माइल चौधरी साहब थे, और उस जमाने के बड़े नामवर वकला थे। और हम जाके 80 वकला ने गिरफ्तारी पेश की, मैं उनके आगे था। और वो फिर हमें बाद में उन्होंने छोड़ दिया, वो गवर्नर जिलानी ने तो समझाया ब्याउलाक को भी कि ये बार एसोसिएशन में फैल जाएगा। फिर हमने बार एसोसिएशन की कन्वेंशन की, पेशावर की अगस्त 17 अगस्त को उसी साल, लाहौर की कन्वेंशन की अक्टूबर में, 10 अक्टूबर था गालिबा, और कराची की, और खूब डंडे खाए, खूब पिटाई हुई हमारी कराची में, क्योंकि वहां उन्होंने रेंजर और FC बुला ली थी और हम जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब आपका, तमाम तर सूरत हाल पे आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। आमिर इलियास राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम तर सूरत हाल पे आप भी हमें लम्हा बलम्हा अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। रहमान अज़हर साहब आपका भी शुक्रिया, और फरवा वहीद हमारे साथ ही, वो भी अपना जो तमाम तर मौक़िफ़ था इस सूरत हाल पर पेश कर रहे थे। तमाम जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं इनका बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ रखिए। हुकूमत सिंध सूबे की आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां है। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने चंद अहम इक़दामात उठाए।